वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये कहानी है फूस की रात बाय प्रेमचंद। इसका राइटर मुंशी प्रेमचंद है। फूस की रात मुंशी प्रेमचंद। हरकू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता, जबरू चलो बगीचे में पत्तियाँ बटोर कर तपे ठंडे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। हरकू ने आका स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूँ, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए तो है, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। मांस भूस की रात हार में कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हरकू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। फूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुट किया जमावेगा, गालियाँ देगा, बाला से छोड़ो, मैं मरेंगे, बाला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी रकम ढील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामंद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तिरछी हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कम्बल, ना जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी। हरकू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बोहें ढीली पड़ गई। हरकू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु के भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हरकू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब की से खेती मजदूरी में दुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धोस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मंजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंको दो। उस पर घोष हरकू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट पीट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे, वह आज निकाले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तिष्क अपनी दीनता के भर से दबा जा रहा था। फूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी बिछड़ते हुए मालूम होते थे। हरकू अपने खेत के किनारे रूख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोरे पर अपनी पुरानी गड़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से खू खू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद ना आती थी। हरकू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों बाजरा चढ़ा लगता है, लगता
कहता है तो था घर में पुहाल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड में, क्या कहूँ, जानते थे मैं ये हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रऊ नानी के नाम को जबरा के पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू की दृष्टि बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी सिद्ध बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही है। हुक्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंड पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये राड कछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। हिंदी उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जड़ा जाए तो गर्मी से गबड़ा कर भागे। मोटे मोटे हृदय लियाफ कंबल मंजाल है, जड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी मंजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हुरकू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हरकू ने चिलम पीते हुए कहा, पिलाएगा चिलम, जरा तो क्या जाता है, जरा मन बादल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से झलकती हुई आंखों से देखा। हरकू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुहाल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंछे उसकी घुटियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हुरकू को उसकी गर्मी सांस लगी। चिलम पीकर हुरकू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, सबकी सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी सुगंध आ रही थी, पर वह उसे गोद में चिपकाए हुए ऐसे दुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग ही है, और हरकू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी भी अभिन्न मित्र या भाई को किसी भी इतना ही तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मित्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश में चमक रहा था। सास जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मिकता ने उसमें एक नई सुर्खी पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झटपटा कर उठा और
छपरी से बाहर आकर घूमने लगा। हरकू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर घूमता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही दौड़ता। कर्तव्य और उसके हृदय में अरमान की भांति ही उथल रहा था। एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से थक खाना शुरू किया। हुरकू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रत जम गया है। धीमियों में रत की जगह हिम बहा रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। तभी कितनी रात बाकी है। समाप्ति अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हरकू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हरकू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तपूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और झूम हिलने लगा। हरकू ने कहा अब तो नहीं रह जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तपे ठाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। तभी तो बहुत रात है। जबरा ने खू खू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को खुरचता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हरकू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में तो सुगंध आ रही है। जबरा को हिंदी कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे निचोड़ रहा था। हुरकू ने आगे जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ बिछोड़े जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देता। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सरों पर संभाले हुए हो। अंधकार उस आनंद सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता है। हुरकू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहार उतारकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को नकार रहा हो। तेरे जी में तो आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छुपा न सकता था। उसने जबरा से कहा क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है।
जबरा ने खू खू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय ना सूझा नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने पूछा, हरताई अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करे, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने उसे अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, कहीं तो नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जबरा लपट गई, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हुरकू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलगाव के इस पार आ गया। पत्ती जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें मूंद कर लेती थी। हरकू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से खूंग कर खेत की ओर भागा। हुरकू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चरने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। अपने दिल में कहा, नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। हाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा 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 घूमता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चारे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दायदा हुआ था इस जड़े पाले में। खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लियो लियो लियो। जबरा फिर मूंग उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर वह दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हरकू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा झूमने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलगाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला पकड़ डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हरकू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणिकता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर एक चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैली गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहेंगे तुम? हाँ, आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हुरकू ने उठकर कहा, क्यों, तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया
है, भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे वहाँ भेड़िया डालने से क्या हुआ? हुरकू ने पहना किया, मैं मरते मरते बचा, मुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डंड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मेंढा के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हरकू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मंजूरी करके मालगुजरी भरने पड़ेगी। हरकू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।